लो कि मुझे दिन में 4 करने हैं, और अगर दिन में 4 करने हैं तो 4 दिन में 18 ऑलमोस्ट हो जाएंगे, एक दिन में 5 कर लेना। आप खुद ये यकीन नहीं करोगे कि आपको 18 के 18 याद हो गए। सर जहां पर भी दिक्कत आती है ना, याद करने का तरीका होता है, उसको ब्रेक कर दो। सोच के बोलना, अगर मैं 18 डेली उसे पढ़ूंगा ना, मैं कह रहा हूं चाहे मैं 1 महीना पढ़ूंगा तो भी 18 याद नहीं होंगे। बट अगर ब्रेक कर दूंगा कि मुझे आज 4 करने हैं, बस 4 याद करने हैं, 4 याद हो गए। अगले दिन जब मैं अगले 4 याद करूंगा, पिछले 4 मैं रिवाइज करूंगा, वो भी याद आ गए, ये भी 4 हो गए। उससे अगले दिन पिछले 8 में रिवाइज करूंगा, फिर 4 करूंगा। आपको हैरानी होगी 4 दिन के बाद 18 के 18 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। ये याद करने का तरीका होता है। तो जिन लोगों को टीडीएस के रेट याद नहीं होते, मान लो मैं कह रहा हूं टीडीएस के 30 रेट हैं, 30 एक साथ मत करो सर। आपको ब्रेक करना कि मुझे 5 करने हैं, 6 दिन में कंप्लीट करूंगा। अब 6 दिन में 5 करके करोगे, आप छठे दिन देख लेना 30 के 30 में कम से कम 20 तो आपको याद हो चुके होंगे। प्रॉब्लम क्या है सर, हमें पढ़ना नहीं आ रहा। हम पढ़ तो बहुत रहे हैं, अंधी मेहनत कर रहे हैं, बट पढ़ने का तरीका हमारा गलत है। और अगर पढ़ने का तरीका हमारा जिस दिन सही होगा ना, ये लगा लो वो अटेम्प्ट हमारा लास्ट अटेम्प्ट होगा जी। तो ये नहीं पता पढ़ना किस तरीके से है। और मैं हमेशा अपनी क्लास में एक बार कहता हूं जी, लोग कहते हैं हार्ड वर्क इज ए की ऑफ सक्सेस, मैं कहता हूं हार्ड वर्क इज ए की ऑफ फेलियर। क्योंकि हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क नहीं होगा ना, आप पास नहीं हो सकते। सर हार्ड वर्क तो सारे कर रहे हैं, क्या एक बात तो हर बच्चा हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, बट स्मार्ट वर्क जिन मैं ऑलवेज क्लास में बात बोलता हूं, जीतने वाले कोई हर अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। सर जीतने वाले, रैंक लेने वाले कोई अलग काम थोड़ा कर रहे हैं, वो हर काम को अलग ढंग से कर रहे हैं। उनके पास तरीका काम करने का, हमारे पास तरीका नहीं है। हम पागलों तरह लगे हुए हैं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे वो भी करेंगे, करना सारा है, बट करना किस तरह से है। अब सोच के बोला 500 पेज की बुक है, तो 500 पेज की बुक साहब एग्जाम से एक दिन पहले उठाई नहीं जाएगी। 500 पेज की बुक क्या एग्जाम से एक दिन पहले उठा पाओगे? आंसर इज नो। आपको वहां पे सेल्फ नोट्स काम आएंगे, समरी नोट्स काम आएंगे, जो अपने क्लास के अंदर बनाए होंगे। अगर वो नोट्स आपके पास नहीं होंगे, रिवीजन कैसे करोगे? सर बेरेक्ट क्लास के अंदर पढ़ा जाता है, बेरेक्ट पहली बार पढ़ा जाता है, बट बेरेक्ट पढ़ने के बाद साहब एक दिन पहले सोच के बोलना मेरा कल पेपर है टेक्स्ट का, आके बेरेक्ट लेके बैठ जाऊंगा मैं। बेरेक्ट तुमने क्लास में पढ़ लिया, अब हमें हमारे क्या आएंगे? हमारे काम आएंगे हैंड नोट्स, जो हमने उस बेरेक्ट से बनाए होंगे। अगर वो नोट्स हमारे पास होंगे, आपको इतना इतना नेक्स्ट आप सोच नहीं सकते। तो जब मैंने इनकम टैक्स के नोट्स आपको दिए हैं और जीएसटी के समरी नोट्स आपके पास है, वो दिए ही मैंने इसलिए हैं अपनी पढ़े कोई दिक्कत आपको ना आए। जहां पे सीखना है वहां पे उनका दिमाग बंद हो। नंबर 3, जहां पर क्वेश्चन करना है वहां पे वो मान लेते हैं फटाफट। हाथों के हिसाब से चलते चले जाते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अलग हो जाए। दूसरा, जहां पे दिमाग खुला होना चाहिए, जहां पे सीखना है वहां पे उनका दिमाग बंद हो। नंबर 3, जहां पर क्वेश्चन करना है वहां पे वो मान लेते हैं फटाफट। एक तरीका है कि जब मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका से हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। फैक्टर्स की बात करते हैं, इस वजह से उसे कंट्रोल से बाहर है, कंट्रोल चला जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, जब हम अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, तब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाता है। जब हमारा फोकस उन रीजंस पे नहीं होता है जिनकी वजह से हम वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, बल्कि उस जगह पर होता है कि जिस वजह से हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, तब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में कुछ लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं। आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक, आप बोल सकते हो कि वो लोग, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर नहीं है, या फिर उनकी किस्मत है जिसकी वजह से वो वहां पर बैठे हैं। अगर इसमें से ऐसा आपने कुछ भी बोला तो आप फंस गए। अब आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते उस काम को करने के लिए जो आप काम कर रहे हो। एक बेवकूफ इंसान को हम करना चाहते हैं, तब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में कुछ लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं। आप बोल सकते हो उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर नहीं है, या फिर उनकी किस्मत है जिसकी वजह से वो वहां पर बैठे हैं। अगर इसमें से ऐसा आपने तो आप फंस गए। अब आप मोटिवेट रह सकते उस काम को करने के लिए जो आप काम कर रहे हैं। कर लेना नहीं है, ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना। खुला होना चाहिए, जहां पे सीखना है वहां पे उनका दिमाग बंद हो। नंबर 3, जहां पर क्वेश्चन करना है वहां पे वो मान लेते हैं। मातादी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आ जाइए भाई, जय श्री राम, जय माता दी शुरू कर। जय माता दी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे साथ साथ याद करते चलो, सिर्फ रीड करके एग्जाम में याद नहीं आएगा, एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा। फिर सिर्फ रीड कर लोगे ना, एग्जाम में अगर आ गया कि व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आरबीआई चेक व्हाइल गिविंग लाइसेंस टू बैंक। सर ने पहला ही पॉइंट ये पढ़ाया, क्या था? सिर्फ एक ही 2 पॉइंट यार। पब्लिक इंटरेस्ट करते जाओ, ठीक है, साथ साथ करते जाओ। जब मैं पढ़ा रहा हूं उसी समय साथ साथ करते जाओ। आंख बंद करके एक बार देखो कितने याद आ रहे हैं। देखो, एक बार पढ़ के देखो आंख बंद करके कितने याद आ रहे हैं। अगर सारे 5 बन रहे हैं तो मतलब मेमोरी बड़ी शार्प है आपकी। नहीं बन रहे हैं तो फिर एक बार और, ठीक है, कभी भी आंख बंद करके कितने याद आ रहे हैं। अगर सारे 5 बन रहे हैं तो मतलब मेमोरी बड़ी शार्प है आपकी। नहीं बन रहे हैं तो फिर एक बार और पढ़ो, ठीक है। कभी भी याद कैसे करना किसी चीज को, पॉइंट्स कभी पढ़ रहे हो, कोई आंसर याद कर रहे हो तो आंख बंद करके देखो कितना याद आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है एक बार फिर से देखो, फिर आंख बंद करके देखो कितना याद आ रहा है। अगर आ रहा है तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ है। मैं ऐसे याद करता था भाई, और इससे बहुत मेरे को फायदे मिले। चलिए भाई, तो यस, इंश्योरेंस जी कहती है कि जेआईएल की लैंग्वेज हार्ड है, याद नहीं होती है। सारी का जी पहली बार पढ़ते हैं तो हार्ड लगता है, जब आप उसको फिर से रिवाइज करते हैं तो हार्ड नहीं लगता है। और आपने रिवीजन लेक्चर अच्छे से एक बार देखो और उसको पढ़ो, हार्ड नहीं लगेगा। पहली बार जब पढ़ते हैं ना, जो पहली बार कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हार्ड लगती है, फिर वो वापस पढ़ो तो इजी लगने लग जाती है। जिसने जेएजएल 2 बार रिवाइज कर लिया होगा ना, उससे पूछना आप, वो बोलेगा बड़ा सबसे आसान सब्जेक्ट है, ठीक है सारी का जी। तो आप उसको रिवाइज करो, हो जाएगा। तो स्टिकर होते हैं 2 जो आप अपनी कार में लगा सकते हो। फीलिंग होती है भाई, वो फीलिंग। आइए चलिए, आपको भी मिलेगी बड़ी जल्दी। चलिए जी, नेक्स्ट है ओएस। ये कोई बात है क्या? सीएस तो जान है यार अपनी।
आ जाओ भाई, चलिए आइए जी, मूविंग ऑन। 49, 11th में आई गॉट 49%, यस। एंड 11th में आई गॉट 49% और एक सब्जेक्ट में थे 40 नंबर, लेकिन एग्जीक्यूटिव में आए थे ना अपने नंबर अच्छे। तो मैटर क्या करता है बताओ, मैटर क्या करता है? 11 12th ना, 11 12 के बाद मैटर करते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े स्मार्ट होते हैं 12th तक, 12th के बाद और कई लोग होते हैं 12th तक गधे, उसके बाद। तो ऐसा ये नहीं है 12th तक की पढ़ाई, ऐसा ये नहीं है कि माँ बाप जज करते हैं बच्चों को, हमारा बच्चा 12th में अच्छा नहीं है तो क्या सीए करेगा, सीएस करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। 12th के बाद की मेहनत मैटर करती है मेरे हिसाब से ज्यादा। 12th तक तो क्या है, कुछ नहीं है, स्कूल डेज है वो, जिंदगी जियो उसमें। 12th के बाद है असली लड़ाई, 4 साल जो है ना, जिसने शिद्दत से कर ली है बस ये जिंदगी। एट द एज ऑफ 22 मेरे को लगता है मेहनत करने का आपका पढ़ाई की दिन है वो, 22 तक। उसके बाद फिर आपकी प्रोफेशनल मेहनत शुरू होती है। बस है ये समय है, जान लगा दो भाई, जिंदगी बन जाएगी। आ जाओ चलिए, अभी ध्यान देंगे everyone, तो उसको पढ़ो, ये आपके लिए। साथ साथ जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद करो, सामने बुक्स रखो, उसको पढ़ो, ये आपके लिए कर रहा हूँ यार। ये साथ है कि यार मैंने उस समय कर लिया, पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में, बुक सामने रखो, देखो उसको, लर्न करो साथ साथ में, तो अच्छे से होगा। अदरवाइज मजाक, सिर्फ इसको मजाक मस्ती में मत लो लेक्चर्स को, मेरे साथ साथ उसको लर्न करो, है ना। फिर सारी मस्तियां एग्जाम में निकलती है। मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद करो, सामने बुक्स रखो, उसको पढ़ो, ये आपके लिए कर रहा हूँ यार ये सब मैं, है ना। इस तरह साथ साथ में बुक सामने रखो, देखो उसको, लर्न करो साथ साथ में, तो अच्छे से होगा। अदरवाइज मजाक की प्रोसेस आपको साथ करो बेटा, सिर्फ इसको मजाक मस्ती में मत लो लेक्चर्स को, मेरे साथ साथ उसको लर्न करो, है ना। फिर सारी मस्तियां, अपने बुक्स रखो, उसको पढ़ो, ये आपके लिए कर रहा हूँ यार ये सब मैं, है ना। इससे मेरे को थोड़ा कर लिया होता। तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में बुक सामने रखो, देखो उसको, लर्न करो साथ साथ में, तो अच्छे से होगा। अदरवाइज मजाक एनीवे करना समय है हमारे को, लेकिन प्रायोरिटी की बात है कि ये करने के बाद जितनी भी चीजें मैं कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। आसान है, कितनी आसान है, ध्यान दो तो सब आसान है, ध्यान ना दो तो सब डिफिकल्ट है। ध्यान की बात है, कंसंट्रेशन की बात है। सुनो अच्छे से, मेरे को वो लर्न हो गया। अब अगली बार मैं जब इसको पढ़ूंगा मेरे को सिर्फ देखना रहेगा, सिर्फ एक बार पढ़ूंगा मेरे को याद आ जाएगा वो। पहली चीज तो कई मतलब मेजॉरिटी प्रॉब्लम आपकी लर्न करने से उसको सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज है, जब कोई जैसे कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल वर्ड कई बार आंसर में लिखते समय ध्यान नहीं आते, आपको समझ में आता है कंसेप्ट, लेकिन टेक्निकल वर्ड वहां पे वर्ड क्या आना चाहिए कई बार हम नहीं समझ पाते, वहां पे शब्द क्या आना चाहिए कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे केसेस में दोस्तों ध्यान देना, शब्द क्या लिखने हैं हमारे को, उसके लिए टेक्निकल वर्ड जितने भी जीआईजेल में उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई विल से उसको भी आपको साथ साथ में पॉइंट्स के लर्न करना पड़ेगा। मतलब जीआईजेल में पूरा रट्टू बनने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट्स अच्छे से याद कीजिए, आप काम 100% पॉइंट्स को लर्न करके। अब जैसे मैंने इसको पढ़ा, मैं 2-3 बार मन में इसको रिवाइज करूंगा, मन में दो बार कम से कम। नॉट होल लॉ इज इनवैलिड, ओनली सच पार्ट ऑफ लॉ इज इनवैलिड which is inconsistent to fundamental right. If after separating valid and invalid part, if valid part is क्या मैंने इसको मन, इससे क्या होगा, मेरे को वो लर्न हो गया। अब अगली बार मैं जब इसको पढ़ूंगा मेरे को सिर्फ देखना रहेगा, सिर्फ एक बार पढ़ूंगा मेरे को याद आ जाएगा वो। अगर आप पढ़ने के बाद आंख बंद करके एक बार उस चीज को पढ़ा, मैं 2-3 बार मन में इसको रिवाइज करूंगा, मन में दो बार कम से कम। नॉट होल लॉ इज इनवैलिड, ओनली सच फंडामेंटल राइट। इफ आफ्टर सेट पार्ट इफ वैलिड, इसको मन, इससे क्या होगा, अब अगली बार मैं जब इसको पढ़ूंगा मेरे को सिर्फ देखना रहेगा, सिर्फ एक बार पढ़ूंगा मेरे को याद आ जाएगा वो। अगर आप पढ़ने के बाद आंख बंद करके एक बार उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको लर्न हो गया। अगर नहीं कर सकते तो एक और बार पढ़ के फिर करना है। तो ऐसे हर क्वेश्चन में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे को मैं लगता है कि भूल सकता हूं, ये मेरे को लग रहा है कि यार इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। और दिस इज नॉन एज नॉसिबिलिटी, इस लैंग्वेज में लिखना है। आप अपनी लगते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म्स आनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, जब आप जेएचएल पढ़ रहे हैं लर्न करने की कोशिश कीजिए। एक चीज होती है समझ के सिर्फ हम आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी चीज होती है उसको लर्न करें, याद करें। मेरे हिसाब से आप याद करने की कोशिश कीजिए, समझने के बाद वो रट्टा किसको बोलते हैं, बिना समझे याद कर लिया तो रट्टा है, लेकिन समझने के बाद उसको लर्न करें, वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है, जो मैं भी फॉलो करता था एंड आई होप बहुत सारे लोग करते होंगे। 5 मंथ्स के ना आपके पास मैराथन आना वो एंड मोमेंट पर मिला था, तो मैं काफी मैराथन्स नहीं देख पाई थी। आपको आपके स्टडी रूटीन में डेली हाफ एन आवर मैराथन्स देखने हैं। मैराथन्स आपको इजीली एस एकेडमी पर या फिर आप यूट्यूब पर जाओ, मैराथन्स डालो, आपको फ्रीली अवेलेबल रहता है। बस हाफ एन आवर डेली टाइम निकालो, जिससे आप कोई भी मैराथन देखो। जरूरी नहीं है कि मैराथन का नोट्स बनाते बैठे हो, कुछ भी करो, बस सुनो, ठीक है। सुनोगे तो आपका ब्रेन ग्रैस्प कर लेगा, और एग्जाम के टाइम पर कब आपको वो चीज मैच हो जाएगी, आपको समझेगा भी नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, एग्जाम पे मुझे मैराथन्स बहुत काम आए थे जब मैं पेपर लिख रही थी। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो मुझे मैराथन से याद आए थे, इसलिए बोल रही हूँ मैराथन्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो हाफ एन आवर मैराथन इंक्लूड कर लो। अब सेकंड चीज जो आपको ये 25 दिन में करना है वो ये है कि पास्ट पेपर्स। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि पास्ट पेपर्स को ओरली सॉल्व कर लिया करो, चलेगा, बट अभी मैं एम्फसाइज कर रही हूँ कि पास्ट पेपर्स को राइटिंग के थ्रू सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी एक फ्रेंड का आईसीएसआई से पेपर मंगवाया था, ठीक है, एंड शी वाज लाइक कि यार मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसलिए मैं फेल हो गई। मैंने बोला चल तेरा पेपर देखते हैं। अब मैंने उसका पेपर देखा, कॉन्सेप्ट्स तो बंदी के बहुत ज्यादा क्लियर थे यार। उसने एक क्वेश्चन 3-3 पेज के लिखे हुए थे जो 5 मार्क्स के थे, और सब कुछ सही लिखा हुआ था। तो उसके मार्क्स गए कहाँ? उसके मार्क्स गए राइटिंग प्रेजेंटेशन पर। उसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था प्रेजेंट करने को, 0 प्रेजेंटेशन स्किल्स, मतलब उसको लिखना ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसको सिर्फ 2-2 मार्क्स मिल गए, जहां पे उसको 5 on 5 मिल सकते थे एज पर हर कॉन्सेप्ट्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था उसका, बट राइटिंग प्रेजेंटेशन 0। इसलिए मैं एम्फसाइज कर रही हूं कि यार लिखो, लिखने की एक्चुअल में जरूरत है। अगर उसने राइटिंग प्रैक्टिस करी हुई होती तो आज वो पास हो गई होती प्रोफेशनल, बट नो वरीज, मैंने उसको समझाया, बताया कि कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, एंड आई एम वेरी मच श्योर वो ये टाइम में तो हो जाएगी। आप भी ये टाइम में हो सकते हो अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे डेली, ठीक है। तो मतलब देखो, मैं बताओ 90% लोग तो कैसा भी पेपर लिख कर आते हैं, कुछ भी प्रेजेंट करके आते हैं। आप बस 10% में से हो, 10% में से आपको टॉप 1 में आना है, तो कितना इजी है ना। अच्छे से लिखो, अच्छे से प्रेजेंट करो। ये सब कब पॉसिबल होगा? जब आप डेली लिखोगे। डेली लिखो, चाहिए तो देखकर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखना सीखो। ओके, तो सेकंड चीज पास्ट पेपर्स आपको इनकॉर्पोरेट करना है, जिसमें आप सॉल्व करोगे राइटिंग। ओके, अब थर्ड चीज जो आपको करनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है मेडिटेशन। आपको भी लग रहा होगा कि यार मेरे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है, ये वो, बट सिर्फ 15 मिनट निकालो मेडिटेशन के लिए। देखो, मेरे लिए तो सुबह सबसे पहले उठकर पढ़ना ही मेडिटेशन होता था। मैं सबसे पहले उठकर रिवाइज करती थी, बट
इट्स ऑल अप टू यू। आप सुबह उठ के मेडिटेशन कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। मैं शाम को करती थी जब मैं गार्डन जाती थी, तब मैं आधा घंटा आराम से विदाउट एनी बुक्स, विदाउट एनी फोन भी लेके जाती थी, बस खुद को लेके जाती थी और एक मेरा बेंच था वहां पे बैठ जाती थी। आधे घंटे में अपने आप को चार्ज अप करती थी। आपको भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपने आप को, आपके माइंड को चार्ज अप करो, क्योंकि आप दिन से रात पढ़ाई कर रहे हो, ब्रेक नहीं मिल रहा दिमाग को, कैसे परफॉर्म करेगा? उसको थोड़ा ब्रेक दो। और ब्रेक मतलब ये नहीं कि सो जाओ या किसी फ्रेंड से बात करो, उसमें भी दिमाग चल ही रहा है। ब्रेक मतलब सब थॉट्स को अपने माइंड से हटा दो। जब गार्डन जाओगे, अकेले रहोगे, टेरेस पर जाओगे, सब थॉट्स को अपने माइंड से हटा दो, एज इट इज रहो, अपने आजू बाजू को ऑब्जर्व करो, अवेयर रहो, ठीक है? ये मेडिटेशन के लिए आप और भी वीडियोस देख सकते हो, मैं तो ऐसे क्या करती थी, बट एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। ये आपको अभी एक दिन में नहीं समझेगा, धीरे धीरे आपको समझ जाएगा कि मेडिटेशन कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? फोर्थ चीज जो मैं आपको बोलूंगी वो ये है कि लीगल वर्ड्स, ठीक है? ऐप आता है लीगल वर्ड्स का, या फिर आप मॉड्यूल आपका रीड कर सकते हो जिससे आपको लीगल वर्ड्स और लीगल सेंटेंसेस समझ में आएंगे। आप अगर आपके राइटिंग पेपर में लीगल वर्ड्स लिखते हो ना, फॉर इंस्टेंस वीज़, नॉन सिनेको, ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो आप लिखोगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा एंड आपको ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। ये ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। ये कब करेंगे? जब आपका बेसिक पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है। बट मैं बोल रही हूँ नहीं हुआ फिर भी करो। आप मॉड्यूल रीड करोगे, आपका पढ़ाई भी हो रहा है, प्लस आप लीगल सेंटेंस भी सीख रहे हो। कंपनी का मॉड्यूल रीड करो डेली 15-20 मिनट, आपको समझ जाएगा कि लीगल सेंटेंसेस कैसे होते हैं और आप उसी तरीके से लिखो। मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजेबल है, बिकॉज इससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एंड आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लीगल सेंटेंस, लीगल लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बहुत मजा आता है। मैं तो कंपनी का मॉड्यूल रीड करती थी जिससे मेरा लीगल सेंटेंस इंप्रूव होता था, लीगल लैंग्वेज इंप्रूव होता था, और मैंने लीगल लैंग्वेज मेरे क्वेश्चन पेपर में यूज करी हुई थी, ठीक है? एक चीज बताओ आप लोगों को, मैंने मेरा भी जो पेपर है वो ICSI से मंगवाया है एंड मैं वो भी आपको बहुत ही जल्द दिखाऊंगी पेपर्स। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड आएंगे। होते हैं ना आपके अकाउंट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, FM हो गया, वो सब में सबसे पहले आपको टफेस्ट सम सॉल्व करना है। ये साइकोलॉजी गेम है, ठीक है? जब आप सबसे पहले टफेस्ट सम सॉल्व करते हो ना, तो बाकी के इजी रहते, तो आप चुटकी भर से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते टाइम सबसे पहले आपको पेन और बुक आपके पास रखना है, कैलसी अपने पास रखना है। ओरली कोई भी सम सॉल्व नहीं करना है, आपको राइटिंग में ही सम सॉल्व करना है, तो ही आपको समझेगा कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है? आप सब ओरली करके जाओगे, फिर एग्जाम की बारी आएगी तब आप बोलोगे अरे मैं ब्लैंक हो गई। अरे ऑब्वियसली हो गया, आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी हुई है। तो घर पे सबसे पहले प्रैक्टिकल जब पढ़ रहे हो, बुक पेन कैलसी साथ में रखो और सॉल्व करो, ओके? एंड सबसे पहले टफेस्ट सम उठाओ। सो यही कुछ मेरे सजेशंस थे आपके लिए। 20 दिन है जिसमें आप दो टफेस्ट सम उठाओ। सो यही कुछ मेरे सजेशंस थे। इस 25 दिन में इनकॉर्पोरेट करना है आपको। जो बाकी के 20 दिन है जिसमें आप दो दिन कर रिवाइज करने वाले हो, वो देखो कैसे क्विकली हो जाएगा अगर आप ये 25 दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है? एंड 20 दिन में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मेरा कॉस्टिंग होता था, फिर टैक्स होता था, फिर लेबर लॉ होता था। तो मैं स्टार्ट 20 दिन में ऐसे ही करती थी। 2 दिन कॉस्टिंग को दे दिया, 2 दिन टैक्स को दे दिया, 2 दिन ILJL को दे दिया, ऐसे टाइम टेबल वाइज आपको जाना है। फिर लास्ट के जो 3 दिन बचेंगे उसमें आपको जो पहला पेपर है उसके लिए रिजर्व करके रखना है, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो रही हूँ। जिसको समझ रहा है वो बेस्ट थम्स अप। आप यही इनकॉर्पोरेट करना, इससे देखो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा एंड बहुत इजीली रिवाइज हो जाएगा। बट एक बार बताऊंगी, जो 2 दिन में आप रिवाइज करने वाले हो ना, उसमें 15-20 मिनट दे देना जिसमें आप बाकी के सब्जेक्ट्स भी रिवाइज थोड़ा बहुत करोगे। वो जो 20 दिन है उसमें आपको कुछ भी पास पेपर करने की जरूरत नहीं है। उसमें बस आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मॉड्यूल, स्कैनर, वो सब देखना है, ठीक है? बट सुबह उठने से पहले सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेना बाकी के सब्जेक्ट्स भी, ताकि उससे लिंक ना टूट जाए, ओके? सो यही कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज थे जो मैं आपको बताकर आपकी जगह पर होती थी एक टाइम पर आपकी जगह पर। तब जब मेरे पास इतने 1.5 मंथ्स बचे हुए थे ना, तो मैंने पीछे से दिन गिनना स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो पेपर था वो 20 दिसंबर को था, ठीक है? तो मैं क्या करती थी, मैं 1 दिसंबर टू 19 दिसंबर मैंने ब्लॉक कर दिया था कि ये मेरा रिविजन का टाइम होगा, ठीक है? अब आप लोग बोलेंगे भाई हम पूरा टाइम रिवाइज तो कर रहे हैं। नो, ये जो होगा वो आपका फाइनल रिविजन होगा। फॉर इंस्टेंस, आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो है 1 जून और आपके हैं 8 सब्जेक्ट। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन देने हैं, जिसमें आप उसका मॉड्यूल, उसका बुक, उसका पास पेपर, स्कैनर सब सॉल्व करोगे। तो टोटल हो गए पिछले से 16 दिन। ये 16 दिन आपको बुक करके रखना है, प्लस एडिशन 4 दिन लो, मतलब 20 दिन। 20 दिन आपको बुक करके रखना है पिछले के, जो भी फॉर इंस्टेंस 1 जून से आपका एग्जाम है तो उसके पहले के 20 दिन बुक कर दो, जहां पे आप कंप्लीट रिवीजन करने वाले हो, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ने वाले, ताकि आप एग्जाम में एक दिन में रिवाइज कर सको, ठीक है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? लाइक आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक इट इजी एंड सिंपलर। हटा दो। अब आपके पास कितने दिन बचे? 15 दिन बचे स्टार्टिंग के, क्योंकि टोटल 1.5 मंथ से उसमें से 20 दिन तो हटा दिए, तो 15 दिन, ठीक है? अब वो 20 दिन हटा दो। मैंने 20 दिन क्यों बोला? क्योंकि समझ लो मेरा पहला पेपर कॉस्टिंग होता था, तो मैं पिछले का 3 दिन वो कॉस्टिंग के लिए देती थी, प्लस आगे का जो भी 16 दिन था वो मैं इसके लिए देती थी। इसलिए वो आप काउंट करके 20 दिन पकड़ लो। तो 20 दिन आपको रिजर्व करके रखना है। अब आपके पास बच रहे हैं 25 दिन, क्योंकि 1.5 मंथ्स थे ना आपके पास टोटल, तो 20 दिन तो रिजर्व कर दिए। अब बच रहे हैं 25 दिन। इस 25 दिन में हम ऐसा पढ़ाई करेंगे, ऐसे स्ट्रेटेजीज लगाएंगे, इस तरीके से शार्पनेस लाएंगे कि हम 2-2 दिन में पूरा पोर्शन रिवाइज कर सके। और वो 2-2 दिन में हम ऐसा पढ़ेंगे कि हम आगे जाके एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सके, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तो आपके पास एक दिन में नहीं रहता, ठीक है? सो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी और मैं इसी तरीके से पढ़ती थी, इसलिए मुझे कभी भी प्रेशर या टेंशन नहीं आता था। अब इस 25 दिन में आपको क्या करना है, ठीक है? जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो मैं नहीं चाहती कि आप रिपीट करो। मुझे जो मैराथन था ना वो एंड मोमेंट पर